टॉप 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन के इस दूसरे भाग में जो पहला सवाल है, 640 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 640 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो बताइए वह कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। मतलब किसी वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% हानि हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो विक्रय मूल्य है वो 640 रुपए है, ठीक है। अब वो कितने में बेचे, मतलब दूसरा विक्रय मूल्य क्या रखे कि 20% लाभ हो। तो ये प्रथम विक्रय मूल्य अनुपात, ये फॉर्मूला मैंने पहले से ही लिख दिया है। प्रथम विक्रय मूल्य अनुपात माना प्रथम विक्रय मूल्य, मतलब जो प्रतिशत में दे रखा है उसके हिसाब से हम मानेंगे, ठीक है। द्वितीय विक्रय मूल्य, जो वास्तविक विक्रय मूल्य हमारे पास नहीं है, हम मान लेंगे। और ये मैंने लिखा है माना द्वितीय विक्रय मूल्य, तो इसमें हम प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए सभी मैंने विक्रय मूल्य लिखे, क्रय मूल्य मैंने नहीं लिखा है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे हम क्रय मूल्य माना कि 100 रुपए क्रय मूल्य है, ठीक है। तो 100 माइनस 20% हानि हो रही है, तो हम 20 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 100 में से 20 गया 80, ठीक है। तो ये माना कि ये विक्रय मूल्य ये आया पर प्रथम। अब द्वितीय विक्रय मूल्य हमारे पास नहीं है, हमें निकालना है, बताइए वह कितने में बेचे। तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं द्वितीय विक्रय मूल्य, और प्रतिशत के हिसाब से माना द्वितीय विक्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे 100 प्लस 20 लिख देते, ठीक है ना। तो प्रथम विक्रय मूल्य अनुपात माना कि प्रथम विक्रय मूल्य 100 के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है। तो ये इन दोनों का अनुपात जो होगा वो इन दोनों के अनुपात के समानुपात होगा, ठीक है ना। इस तरह का फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो यहां देखिए 640, 100 में से 20 80 समानुपात x, और यहाँ 120। अब मध्य पदों का गुणन और बाह्य पदों का हम गुणन कर देते 80 इंटू एक्स, ठीक है, बराबर 640 इंटू 120। तो हमारे पास ये x का मान आएगा 640 इंटू 120 और 80। ये 0 से 0 हमने काटा, यहाँ 4, यहाँ 6, 4 से ये 64 काटते हैं, 6 चौक 24, ठीक है। ये 0। अब 16 छक 96 और ये 0। एक्स का जो मान आया है वो 960 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से हम ये सवाल करेंगे, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतने प्रतिशत हानि होती है, तो वो कितने में बेचे, कितने प्रतिशत लाभ हो। इस तरह का जो सवाल होता है हमें इस तरह से समानुपात में निकाल के करना है। आप इस सवाल को बार बार देखना ताकि आपके अच्छी तरह से अभ्यास हो जाए। सेकंड सवाल देखते हैं हम। एक आयत की लंबाई 50% घटा दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल वही रहे। देखिए एक आयत की लंबाई 50% घटा दी गई है, ठीक है ना। अब चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल वही रहे। लंबाई घटा दी है तो चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं बढ़े, ठीक है ना। तो और यहाँ पे हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी। ये जो सवाल है वो प्रतिशत के उसी सवाल की तरह ही सूत्र लगेगा जो हमने पहले पार्ट में किया है। क को ख से अधिक मिला प्रतिशत में, तो ख को क से कितना कम मिला प्रतिशत में, तो वो हमें इस तरह से ही निकालना है, इसी सूत्र की सहायता से निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये x 50, ये वाला जो फॉर्मूला है वो सेम उसी फॉर्मूले की तरह ही है, x बटा 100 माइनस एक्स इंटू 100 प्रतिशत वृद्धि। तो 50 100 माइनस 50 इंटू 100, ठीक है। तो इसको 50 बटा 50 इंटू 100, 50 से 50 कट गए, तो यहाँ पे आ गया 100। कितने प्रतिशत, मतलब 100% वृद्धि करनी पड़ेगी, तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं रहेगा।
अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, ठीक है ना, अगर 50% वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, क्षेत्रफल वही रहे, तो हमें इसका उल्टा कर देना है। यहाँ पे x 100 प्लस x, ठीक है ना। अगर इसका उल्टा आ जाए तो वो सेम उसी तरह से जैसे हमने पार्ट 1 में किया था, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होगा। अब देखिए इसमें एक दूसरे तरीका का भी एक सवाल आता है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई भी 20% बढ़ा दी जाए, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ा रहे हैं प्रतिशत में, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। दोनों ही हम बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वहां पे क्या था, पहले में एक घटा रहे हैं, दूसरी में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल वही रहे। और यहाँ था कि दोनों ही बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है पहले से ही, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ये फॉर्मूला लगेगा। ये दोनों ही प्रतिशत हम यहाँ पे एक्स वाई की जगह रख देंगे। 20 प्लस 20 इंटू 20 बटा 100, ठीक है, इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ देखिए 20 और 20 40 हुए, 40 प्लस और यहाँ गुणा करने पर 400 हो गए बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 तो 40 प्लस 4 44, तो ये 44% आंसर आया है, ठीक है। अब इसमें यहां पे देखिए दोनों ही बढ़ रहे हैं, अगर दोनों ही घट रहे हैं, ठीक है ना, प्रतिशत घटा दी जाए और चौड़ाई भी इतने प्रतिशत घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। दोनों ही घट रहे हैं तो कमी होगी, तो कितनी कमी होगी, तो वो इस फॉर्मूले से प्रतिशत कमी बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, इस तरह से हम निकालेंगे तो प्रतिशत कमी आ जाएगी। देखिए यदि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपए और साधारण ब्याज 500 रुपए हो, मतलब किसी धन पर, मतलब कोई मूलधन है उस पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो हो रहा है 600 रुपए और साधारण ब्याज हो रहा है 500 रुपए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल अधिकांश परीक्षा में आते हैं। दोनों ही ब्याज दे रखे हैं यहाँ पे, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, ठीक है। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है और साधारण ब्याज कितना हो रहा है और मूलधन निकालना है हमको, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए मूलधन बराबर यहाँ ये जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज 500 रुपए, तो यहाँ पे साधारण ब्याज एक सूत्र लगा देते हैं, साधारण ब्याज इसका हम करेंगे स्क्वायर बटा 4, ठीक है। 2 वर्ष है इसलिए हमने 4 किया, यहाँ पे स्क्वायर किया। 4 चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ये एक फॉर्मूला है। यदि 2 वर्षों का दे रखा है, ठीक है ना, इस तरह से हम एक फॉर्मूला लगा देंगे तो इससे हमारे पास आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो 500 बटा 4, 600 माइनस 500, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये स्क्वायर था, तो यहां 25 0 0 0 0 4 0 आ जाएंगे और 600 में से 500 गया, 100 और 4 400, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। और यहाँ 6 चौक 24, 1 0, 6 दूनी और 5, ये आंसर आ गया हमारे पास 625 रुपए, ठीक है। 625 रुपए आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, मूलधन आ गया हमारे पास और इस तरह से फॉर्मूले से हमको ये सवाल इस तरह का करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई राशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। कोई राशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, बताओ वो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तरीका क्या है देख लेते हैं हम, ठीक है। कोई राशि 4 वर्ष में दुगुनी हो रही है और तो वो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह से हम हल कर रहे हैं। 4 वर्ष में दुगुनी हो रही है, तो दुगुनी हो रही है मतलब ये 2 की घात 1 दुगुनी, ठीक है, 2 की घात 1 किया हमने। और वह मान लो जैसे ये है T1 समय, तो ये मान लो T2 वर्ष में 16 गुनी हो रही है। 16 गुनी का मतलब 2 की घात में कितने आएंगे 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 की घात 4। अब यहाँ पे हमको ट्रिक क्या लगानी है, किस ट्रिक से हम समय निकालेंगे। तो समय बराबर यहां हम देखिए ये बाद वाली घात, हम ये घात इसलिए लगाई है, इस घात का यहाँ पे महत्व है। बाद वाली घात बटा पहली घात इंटू T1, ठीक है। इस तरीके से हम इस सूत्र को कर देंगे। बाद वाली घात का मतलब ये घात जो 4 है ना, 4 और पहली घात 1 इंटू T1 क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ 4 चौको 16, एक तो 1 का भाग लगाएंगे तो वो का वही आएगा 16 वर्ष। ये हमारे पास आंसर आ गया है 16 वर्ष, ठीक है। इस सवाल को हम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कोई धन कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए तथा 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक देय है, ठीक है। मैंने ये सभी सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के ही लिए है अधिकांश। यदि आपको सरल ब्याज से संबंधित कुछ सवाल देखने हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सरल ब्याज से संबंधित सवाल देख सकते हो। पूरा वीडियो सरल ब्याज से संबंधित ही है, ठीक है। चलिए, कोई धन कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए तथा 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। इस सवाल को हम हल कर रहे हैं। तो चलिए, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ, 2 वर्ष का मिश्र धन 672 रुपए, ठीक है। और 3 वर्ष का मिश्र धन 714 रुपए, ठीक है। तो अब देखिए अंतर कितना आ रहा है, 1 वर्ष का अंतर कितना आ रहा है। तो 714 माइनस 672 बराबर 4 में से 2 गया 2, 11 में से 7 गए 4 और 7 में 7 गए 0, 42 रुपए अंतर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, 672 रुपए का ये जो 672 रुपए का, अब 1 वर्ष में ये धन जो था यहां से इतना बढ़ गया है, ठीक है ना, इसी धन से इतना बढ़ा है। तो 672 रुपए का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, क्योंकि 1 वर्ष में तो हम ये साधारण ब्याज से ही बढ़ेगा, लेकिन 1 से जब दूसरा हो जाएगा तो ये 714 से बढ़ेगा। यहाँ पे 672 से ब्याज लगाए, यहाँ आगे जाने पर 714 से ब्याज लगेगा, ठीक है ना। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। तो 1 वर्ष में तो हम इसी को लेंगे मूलधन। तो 672 रुपए का 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 42 रुपए। तो अब साधारण ब्याज से हम 1 वर्ष का अंतर होता है तो हम साधारण ब्याज से इसको कर सकते हैं। दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, ठीक है ना। 1 वर्ष आता है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज में दे रखा है, लेकिन उसको साधारण ब्याज के सूत्र से हम कर सकते हैं। लेकिन यदि अंतर ज्यादा वर्ष का हो तो हमको ये तरीका नहीं लगाना है। 42 इंटू 100 बटा मूलधन कितना लेंगे, 672 इंटू समय 1, ठीक है ना। तो अब यहां पे इसको हल कर देते हैं। 4200 बटा 672, ठीक है ना। अब देखिए यहां आने के बाद ही हमें कैलकुलेशन में जो मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट नहीं रही है जिसके, उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये काट के बता देता हूँ आपको। इसका आधा किया, जैसे 2100, इसका भी आधा कर लेते हैं, 3
पे भी 3 आधा किया मतलब, और 6 दोबारा, ठीक है। इसको और आधा कर लेते, 3 का भाग लगा देते, 3 का भाग डायरेक्ट जा रहा है, 1 1 3, ठीक है। यहाँ पे 7 तारीख 21, ठीक है। तो अब 113 का भाग 700 में लगा सकते हैं, ठीक है। 6 बार जाएगा ये, और इस तरह से ये फाइनल आंसर ये आ जाएगा। आप भाग देके देख लेना, ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से ये सवाल हमने कर लिए हैं। ये सवाल अधिकांश परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आने की पूरी संभावना है। इन सवालों पे अच्छी पकड़ बना लीजिए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो इन सवालों को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।